चलिए आज की कहानी, आज का किस्सा जिसको हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो देखिए, बात करेंगे अगर टेक्स्ट फाइल की और बात करेंगे आपकी क्लास की, तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में क्लास 12th और आपके पास में जी सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं किस्से कहानियाँ किसके अंदर से, वन शॉट के अंदर से। तो बात आती है अगर इस पूरे के पूरे चैप्टर की, जो कि हमारा टेक्स्ट फाइल है, इसको हम एक ही क्लास में, यानी कि जी हाँ बिल्कुल आज ही की क्लास में शुरू और ख़त्म करेंगे। अब देखो, ये जो आपके पास में पूरा का पूरा आपका चैप्टर है जिसको आप टेक्स्ट फाइल कहते हो, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट से देखें तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर से आते हैं। बिल्कुल, क्या आते हैं आपको? डायरेक्ट प्रोग्राम्स हैं जो बिल्कुल आपको इसके अंदर से आते हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर का, तो प्रोग्राम्स तो अगर हम एक साइड में रख दें तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी हैं जो बन जाते हैं। तो अगर आपको बात करें कि अगर हम लोग हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे एमसीक्यू टाइप्स वाले, है ना, तो उनके अंदर भी आपको इनसे रिलेटेड, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो चलिए, टेक्स्ट फाइल का किस्सा जिसको हम लोग बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो आज की क्लास में फाइल हैंडलिंग में से टेक्स्ट फाइल जिसकी गर्दन हम लोग यहाँ पर है जो पकड़ने वाले हैं। अब देखिए, बात हो रही है यहाँ पर हमारे क्लासेस के बारे में। तो आज की क्लास से हमारी किससे रिलेटेड? टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वॉच करने के बाद में इस क्लास को, तो आप आएंगे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, जहाँ पर आप फ्री क्लास के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न, क्वेश्चन, पोल आप कह लीजिए, तो वो आप करने वाले हैं, जो कि 6 बजे की क्लास है। तो आप जल्दी से जल्दी, अगर जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भाई डाउनलोड करो, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमारी प्रोफाइल ओपन करिए और वहाँ पर आपको जो है ये दिखाई दे जाएगी क्लास। एंड चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, बात हो रही है अगर फ्री क्लासेस की, तो बिल्कुल हम प्लस क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, ये प्लस क्लासेस वही क्लासेस है जिनको आप पेड क्लासेस भी है जो कहते हो। तो अनअकैडमी के ऊपर अगर आप प्लस क्लासेस का आनंद उठाना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको ऐसे लगता है कि स्पेशल क्लास से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो ऑफकोर्स प्लस का वेट है जो आप करोगे। एंड ये देखिए, हम लोग क्लास 12th की बात करेंगे, तो आपके बोर्ड को टारगेट रखते हुए चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन प्रश्न है जो यहाँ पर कर रहे हैं। देन हम लोग बात करेंगे हमारी कक्षा 11वीं की, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है पूरे सिलेबस के ऊपर जो है एमसीक्यू सीरीज़ उसको लेकर के आ चुके हैं। तो ये हमारे अभी के जो प्लस के बैचेस जो चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल है, तो एग्ज़ाम के माहौल में क्वेश्चंस की बात है जो होगी। तो यस, आगे चलेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोचना स्टार्ट है जो करते हैं। अच्छा, सोचेंगे किस बारे में? भाई, हम जिस फाइल के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में बात है जो करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर है जो शुरू से लेके एंड तक स्टडी करेंगे। बिल्कुल, तो उसी के बारे में चलिए हम सोचना, विचारना यहाँ पर है जो शुरू करते हैं। आखिरकार टेक्स्ट फाइल या फिर फाइल क्या चीज़ है? क्यों हमें इसकी ज़रूरत है जो पड़ी है? क्यों हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? क्या इसकी ज़रूरत है? ठीक है, तो जब हम इन सवालों के ऊपर जाएंगे ना, तो हमें एक्चुअल में जब एक मीन पता चलेगा कि फ़ाइल को क्यों यूज़ किया जाता है, तो तब हमें चीज़ें हैं जो नेचुरली, कहोगे ना, अपने आप से, अगर आपके सामने कोई भी प्रोग्राम रख दिया जाए तो आप अपने आप से लॉजिक की तरफ कब सोचना है जो शुरू करोगे। तो यही चीज़ें हैं, जब हम डेप्थ के अंदर जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, और फिर डेप्थ के अंदर जब हमें चीज़ें इस तरीके से पता चलेंगी, तो वही एक सोच है ना। सो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले वो बनानी होती है। तो वही सोच मैं यहाँ पर बनवा रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले बात आती है कि यार फाइल्स क्या है। अच्छा देखिए, अगर आप बात करोगे ना, हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा एसक्यूएल हो गया, हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, स्टैक, ये हमारी फाइल्स हो गई। तो यहाँ जब भी बात होती है ना, तो किसके बारे में बात होती है? डेटा के बारे में। तो डेटा क्या है? एक किंग है ना। तो बात हो रही है अगर डेटा की, तो देखो कितना सारा डेटा है। तुम्हारा नाम, मेरा नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे मार्क्स, मेरे मार्क्स, तुम्हारी सिटी, मेरी सिटी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, किसी का फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर। तो कितना सारा डेटा है। तो वो जो सारा का सारा डेटा है, हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में उस डेटा के साथ में कोई काम करना पड़ सकता है। बिल्कुल करना पड़ सकता है ना। अब मैं किसी से जा कर के मिली, अब उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। अब मैं इतनी तो नहीं हूँ अंतर्यामी, या कह लो, या कि मुझे बंदे ने एक बार फ़ोन नंबर बताया और मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा।
मैं 10 साल बाद भी अपनी मेमोरी से टिक टिक करूँगी और वो फ़ोन नंबर प्रकट हो जाएगा। नहीं, इतनी शक्ति हमें खैर नहीं मिली है। अब ऐसा है कि हमें उस डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो खैर उसके लिए हम लोग जो है हमारे डेटाबेस चैप्टर, जिसको हम कुछ ही दिन पहले है जो पढ़ चुके हैं, अब बात करी जाए उसकी, तो हमने क्या किया, अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो वहीं पर आप लोगों ने फाइल्स को भी पढ़ा था ना, फाइल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। और अगर बात की जाए फाइल्स की डिसएडवांटेजेस की, एडवांटेजेस की, तो वो सारी चीज़ें आप खैर वहाँ पर पढ़ चुके हो। बस मैं उसी चीज़ को लिंक करा रही हूँ। तो हर चीज़ देखिए आपके पास में एक दूसरे से लिंक है, तो जब लिंक करके पढ़ोगे ना चीज़ें तो अंडरस्टैंड होंगी। तो जो कि हमारा मेन मकसद है यहाँ पर, मेन मुद्दा है कि चीज़ों को समझना बजाय कि उसको रट्टा मारने के। अच्छा ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं और डेटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है। सुपर डुपर कूल। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर किसका खेल खेल रहे हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो हम डेटा का ही खेल खेल रहे हैं एक तरीके से, है ना। आपने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया होगा। आपने क्या किया होगा, ए में 5 डाला, बी में 10 डाला, और फिर आपने क्या किया, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया या घटा दिया। अब ठीक है, आपने ये दोनों नंबर यूज़र से ले लिए, ये मतलब ये भी यूज़र से ले लिया, और फिर आपने इनको जोड़ा घटाया जो भी किया। फिर आपको काम हो सकता है कि आपको 50 बच्चों का रिकॉर्ड डेटा है जो यूज़र से मांगना है। अब आप क्या करोगे, उनको यूज़र से मांगोगे, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और आउटपुट डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, क्या कभी ये हमने सोचा है, क्या सोचा है कि वो जो 50 बच्चों का रिकॉर्ड मैंने यूज़र से एंटर कराया है ना, तो वो मेरा जाकर के कहाँ पर है जो स्टोर हुआ है। वो जो मेरा डेटा जाकर के स्टोर होगा वो मेरा टेम्परेरी मेमोरी यानी कि मेरी रैम के अंदर जाकर के स्टोर हुआ है। अगर मुझे फ्यूचर में उस डेटा को उस डेटा के साथ में अगर मुझे कोई काम होता, अगर मुझे फ्यूचर में, मतलब मैं अगर कहूँ कि भाई फ्यूचर के पॉइंट से अगर मैं सोचूं कि मुझे इस 50 रिकॉर्ड्स के साथ में कोई काम है, तो फिर मैं कहाँ पर, मतलब वो डेटा तो मेरा टेम्परेरी बेसिस पर मेरी रैम के अंदर जाकर के स्टोर हो चुका है। और जब मैं उस प्रोग्राम को बंद करूँगी, मेरे कंप्यूटर को बंद करूँगी, तो वो डेटा भी सारा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा, क्या, कि वो जो डेटा एंटर हुआ है 50 का, क्योंकि आज तो 50 है, 50 के आगे एक और ज़ीरो, एक और ज़ीरो, एक और ज़ीरो लग सकती है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम क्या डेटा को एंटर ही एंटर करते रहेंगे हमेशा। एक और एग्जांपल ले लो ना, अगर मान लीजिए मैं रिकॉर्ड रख रही हूँ एक, मान लो होटल का, तो उसके अंदर भाई कितने जो कस्टमर्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, उनका सारा रिकॉर्ड है, तो मैं रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। अब ऐसी चीज़ है कि अगर मुझे रोज़ ही उनके रिकॉर्ड्स को एंटर करना पड़ता है ना, तो मेरे को एक आई थिंक थोड़े टाइम के बाद खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते कि रोज़ एक ही काम पहले शाम तक एंट्री करते हैं, उसके बाद में कोई और काम है जो स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि परमानेंट डेटा स्टोर करना कितना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में उस डेटा से रिलेटेड काम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है हमें स्टोर करके रखना परमानेंटली, राइट। तो कहने का यहाँ पर मतलब इतना सा कि आपने 2-4 नंबर को जब जोड़ने का प्रोग्राम बनाया होगा और आपने उसके अंदर a = 5, b = 10 जो यूज़र से लिया होगा, तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे दोबारा से वैल्यूज़ को एंटर करना पड़ता है, बजाय कि वो पिछली पुरानी वाली वैल्यूज़ कहाँ चली गई, क्योंकि वो सारा डेटा रैम के अंदर था, है ना। तो मुझे अब ऐसा कोई जो है हल, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ढूंढना होगा कि वो जो डेटा मैंने एंटर किया था ना, वो जा कर के कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। और वो कहीं ना कहीं स्टोर के लिए हम यहाँ पर जो हमने सोचा, हमने वही चीज़ें हैं जो आगे पाई। तो यानी कि यहीं से शुरुआत होती है हमारी फाइल्स की। किसकी शुरुआत होती है, हमारी फाइल्स की शुरुआत होती है। तो कहता है कि अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग, कमांड। क्योंकि फाइल है ना, फाइल के अंदर तो कैसा भी डेटा है जो हो सकता है, वो सारा का सारा डेटा आपका फाइल्स के अंदर जा कर के स्टोर है जो बिल्कुल होगा। अब बात करेंगे इसकी, कंप्यूटर फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क की बात कर सकते हो आप, डीवीडी की, पेन ड्राइव की, आप किसी भी ऐसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की बात है जो कर सकते हो, तो वहाँ पर जाकर के हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर है जो कर देंगे। अब इस सवाल को अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज़ फाइल,
तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। टूटी फूटी भाषा में तो खैर बता ही दोगे, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से इस टॉपिक की एक समझ बनाते हुए मैं आपके साथ में आगे है जो चल रही हूँ। अब आप इस चीज़ को पढ़ोगे भी ना, कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये तो मैंने आपकी एनसीईआरटी से बिल्कुल कॉपी कर रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी ना तो आपको चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठती जाएंगी। अब देखो क्या चीज़ है, कहता है लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। सपोज यू मेड अ सॉफ्टवेयर for a school for managing students' data. One first day, a lady inputted some data using a software. On next day, she frustrated because all the data is vanished. है ना, स्कूल के का सॉफ्टवेयर है जो आपने क्रिएट किया है। अब भाई आपको बार बार उसमें डेटा एंटर करना पड़े रोज़ ही, क्योंकि वो डेटा जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हो वो डेटा वैनिश हो जाता है। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन क्या, मतलब बंदे को जो है आप समझ सकते हो ना कि क्या चीज़ हो सकती है। तो आपको बार बार वो डेटा, ऑफ कोर्स जो है, कभी तुम छुट्टी पर चले गए तो पीछे अगर कोई और बंदा है तो वो अब बाकी चीज़ों में काम करने की बजाय वो डेटा ही एंटर करता रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकली सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ों के बारे में, है ना, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ आवश्यकता आविष्कार की जननी है जो बनती है, वही चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई जब आदमी को एक पता चला ना कि यार यहाँ पर जो है मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, यहाँ पर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, है ना, तो भाई बंदे ने एक सॉल्यूशन है जो ढूंढ लिया। वो सॉल्यूशन यहाँ पर आपका है जो काम आता है। भाई कहने का यहाँ पर तात्पर्य, मतलब मीनिंग जो भी है वो ये है कि रैम है ना, वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। तो टेम्परेरी बोले तो टेम्परेरी बेसिस पर डेटा है जो आपका स्टोर रहता है। कहते हैं कि व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, मेमोरी फ्रॉम रैम वॉज यूज्ड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, रैम क्लियर ऑल दी मेमोरी। बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर जब डेटा उसके अंदर जाकर के स्टोर हो रखा है, तो जब आप उसको बंद करोगे अपने कंप्यूटर को, अपने प्रोग्राम को, तो बिल्कुल वहाँ से भी डेटा क्लीन हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसे में एक सॉल्यूशन की जो है सॉल्यूशन ढूंढना पड़ रहा है। बिल्कुल वही चीज़ आवश्यकता आविष्कार की जननी वाला एग्जाम्पल, है ना। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क हो गया, हमारी पेन ड्राइव वगैरह हो गई, तो मतलब हमें परमानेंटली हमें सॉल्यूशन है जो ढूंढना है जहाँ पर जाकर के हमारा डेटा स्टोर हो पाए। तो वहीं पर हमारी मदद है जो करती हैं कौन, फाइल्स। तो फाइल्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिसको आप कह सकते हो जिसके अंदर हम अपने डेटा को परमानेंटली जाकर के स्टोर है जो बेसिकली करते हैं। आप चीज़ें समझ में आई कि चैप्टर की पूरी कहानी क्या है, पूरा एक जो आप कह सकती हो ना कि क्या कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का। अगर मैं एक इक्वल्स टू यहाँ पर निकालूँ, तो आपने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया, उसमें ऑफ कोर्स आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। अब बनाओगे किसके लिए, डेटा के लिए तो बना रहे हो ना। डेटा को कभी इधर घुमाना है, कभी उधर घुमाना है। तो जो डेटा आपने एंटर किया वो डेटा जा कर के आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे उस डेटा के साथ में काम है भाई, बहुत सारा काम है, ठीक है। तो यस, ये एक सॉल्यूशन जब आपको पता चलता है, तो यस, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पेपर में अभी लिखने में आए कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ फाइल, तो आप कहोगे वाओ, ऐसा क्वेश्चन तो बनता है, आना चाहिए, है ना। तो कहता है कि डेटा स्टोर होता है परमानेंटली, बिल्कुल। कहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा, बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। हम इसीलिए तो हम फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं ना। टिफ़िन किसके लिए हम लेते हैं कि अब मैं मान लो कहीं जा रही हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं हाथ में पकड़ के खाना लेके जाऊँगी, तो मैं इसको टिफ़िन में स्टोर के लिए ताकि फ्यूचर में मतलब मुझे 2-4 घंटे बाद भूख लगेगी तो मैं खा लूँ। वही चीज़ यहाँ पर है ना, आपको डेटा की ज़रूरत फ्यूचर में होगी, तो उसके लिए आपको आज एक सॉल्यूशन है जो ढूंढना होगा। जैसे कि आज मैं अगर ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, है ना, तो ये भी जाकर के कहीं स्टोर हो रहा है, और आप फ्यूचर में जाकर के एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले इस वीडियो को देखोगे और आप अपने डाउट हैं जिसको सॉल्व करोगे इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो देखो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर डेटा को स्टोर करने की। ओके, कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसीड ईजिली। बिल्कुल, लार्ज अमाउंट का डेटा, क्योंकि छोटा मोटा डेटा तो हम ऐसे पेज, कॉपी, पेन, पेंसिल, इन पर जो इनकी मदद से हम स्टोर सेव कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात होती है ना, तब हमें यहाँ पर याद आती है किसकी, फाइल्स की। ओके, तो अब देखिए अगर आपके सिलेबस की बात करें, तो आपके सिलेबस के अंदर आपके पास में टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, बाइनरी फाइल है। हम आज की क्लास में जो किस्सा, जो कहानी करने वाले हैं, वो जी हाँ बिल्कुल टेक्स्ट फाइल वाली है। ओके, तो टेक्स्ट फाइल की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि टेक्स्ट फाइल है ना, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपकी स्टोर होती है, स्काई, यूनिकोड, ठीक है, तो आपको एक काम भी देते हैं, स्काई की और यूनिकोड की फुल फॉर्म नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं ना,
हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है जो कि हमारे थ्रू अंडरस्टैंडेबल है, वो जाकर के स्काई में होगी, स्काई फिर जाकर के बाइनरी में होगा। तो कहने का मतलब है ये जो यूनिकोड है और स्काई कैरेक्टर्स हैं, तो ये हमारे यूज़ होते हैं बेसिकली यहाँ पर। हम अगर टेक्स्ट फाइल्स की बात है जो कर लें, क्योंकि स्काई कोड की बात कर लें तो हमारे पास में हम कह लें कि कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और हमारे जितने भी स्पेशल सिम्बल्स हैं, है ना। और यूनिकोड जिसमें आप कह लीजिए कि यूनिकोड इज़ लाइक अ जंगल, और जंगल के अंदर एक पेड़ है, कौन सा, हमारा स्काई। तो इसमें सारे इंग्लिश कैरेक्टर, और यूनिकोड मतलब सारे की सारी लैंग्वेजेस जितने भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं। अब बात आती है टेक्स्ट फाइल की। तो टेक्स्ट फाइल कहता है कि इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन, एक सेकेंड रुकिए, इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर, जिसको एंड ऑफ लाइन, देखिए एक लाइन खत्म हुई, एंड ऑफ लाइन आ गया, एक लाइन खत्म हुई, एंड ऑफ लाइन आ गया, एक, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ लाइन जो कैरेक्टर है ना, न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। अब देखिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेते हैं, फिर यहाँ पर जो स्लाइड में मुद्दा कहानी लिखी हुई है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोट पैड को ओपन करते हैं। तो ठीक है मैम, नोट पैड ओपन हो गया। ओके, तो अब इसके अंदर हमने कुछ भी डेटा है जो लिखा, क्या लिखा, कुछ भी डेटा, कुछ भी के अंदर हम अपना अनअकैडमी का कोड लिख लेते हैं। तो ये मेरा कोड है अनअकैडमी का, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ओके, हाँ मैम, लगे हाथों प्रमोशन भी कर ही देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो अपने क्या करते हैं, अब इसको जा कर के सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर, एक सेकेंड, डेस्कटॉप पर मैंने इसका जो नाम है जो दिया है, मान लीजिए EX दे दिया नाम, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, डेस्कटॉप पर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई, टाइप हुआ तो सही। ओके, तो हमने टाइगर नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, कहाँ टेक्स्ट फाइल है जो मैंने यहाँ पर सेव कर दी टाइगर नाम से। अब अपने क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पर न्यू लाइन, सॉरी, एक फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम पॉप रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारी फ़ाइल को स्टोर कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ मालूम हुई कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर में टाइगर नाम की हमारी फ़ाइल है, तो जो कि हमारी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद अगर तीसरी आएगी, तो इस तरीके से हमने नोटपैड ओपन किया, तो हमारी टेक्स्ट फाइल जिसको हमने लिखा, तो इसमें हर लाइन के बाद में न्यू लाइन, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर कह सकते हो, तो वो जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो अब यहाँ से कहानी का रुख और मोड़ते हैं, ठीक है। कहानी का रुख जब हम मोड़ते हैं तो ये देखिए एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो आपने क्या किया, बस एक फाइल बनाई, नोटपैड के अंदर कुछ भी लिखा और उसको आपने सेव कर दिया, ठीक है। वो जाकर ये आपकी सेव हो गई। अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको अब जो है आप कभी भूलोगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की मेन जड़। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे ना इस चैप्टर के बारे में, यानी कि फाइल्स के बारे में, तो देखिए आप कोई भी फाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम फ्यूचर में बाइनरी फाइल पढ़ने वाले हैं, हम CSV फाइल पढ़ने वाले हैं। तो बातों को अगर देखेंगे ना CSV और बाइनरी फाइल के पॉइंट से भी, हर एक फाइल की बात करें तो फाइल को आपको सबसे पहले क्या करना है जी, ओपन करना है आपको फाइल को। फिर आपको क्यों ओपन करना है, वो एक रीज़न आपको लिखना है ना, मतलब प्रोसेस होगा। देन आपको फाइनली फाइल को क्लोज करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मेरी फाइल्स, मेरे जैसे ये रजिस्टर है मेरे पास में, अली बाबा आ जाओ तुम। ओके, सो देखिए ये मेरे पास रजिस्टर है, ये मेरी एक फ़ाइल हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगी, ओपन करूँगी। एक ही काम तो हो सकता है, और तो कोई काम नहीं हो सकता, है ना। हाँ, डांस तो कराने से रहे इससे। तो फाइल को ओपन किया, ठीक है। तो अब मैंने ओपन करने के पीछे का पर्पज़ क्या है ना। तो वो प्रोसेस होगी, चीज़ें जो भी पर्पज़ है। तो मान लीजिए मैंने कुछ लिखने के लिए किया, तो मैंने लिखा, अब सारी लिखा या फिर पढ़ा, उसके बाद में मुझे क्या करना होगा, फाइल को क्लोज करना होगा। बस नेचुरली चीज़ों को सीखो। यही चीज़ तुम्हें पीसी में, इसमें हमारे फाइल हैंडलिंग चैप्टर में करनी है। आपको फाइल ओपन करनी है, काम करना, ख़त्म करके उसको बंद करना है। तो ओपन के लिए बंदा कहता है ओपन फंक्शन यूज़ कर लो, क्लोज के लिए क्लोज कर लो। पर्पस जो तुम्हारा है उसी के बारे में तो आज की क्लास है। तो खैर आगे चलते हैं। तो बात आती है कि अगर आप किसी भी फाइल की बात करते हो, ठीक है, तो आप उसको ओपन करोगे, उसके दो ही कारण हैं, या तो तुम्हें उसमें से कुछ पढ़ना है और या फिर तुम्हें उसके अंदर कुछ लिखना है।
मुझे नहीं लगता कि तीसरा काम, हाँ वो एक अलग बात है, हमारी मम्मी पेज फाड़ के हमारे टिफ़िन हमारी रोटियों के वो क्या वो जो है मतलब रोटियां लपेट करके उसके अंदर ज़रूर दे दे, वो एक अलग चीज़ होगी, वो मम्मी का डिपार्टमेंट है ना। अगर हम एक नॉर्मल चीज़ सोचें तो कहने का मतलब है कि भाई राइट और रीड दो ही चीज़ें हैं जो फाइल के साथ में हो सकती हैं, है ना। वो एरोप्लेन भी बनाते हो क्या कभी कभी क्लास के अंदर। ओके, तो बात आती है यहाँ पर अगर फाइल की, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब दोनों चीज़ें करने के बाद में आपको दुनिया की कोई भी फाइल होगी क्लोज तो करना ही है ना। ओके, अब देखिए मैंने जब यहाँ पर एक शब्द लिया ना, पर्पस, प्रोसेस, तो उसका एक सीधा सा मतलब है यहाँ पर मोड। ठीक है, क्या मतलब है? मोड। तो देखिए बातों को यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखिए, बातें यहाँ पर इस तरीके से शुरू और ख़त्म होती हैं कि आप अपनी फाइल को जब भी ओपन करेंगे ना, तो आपको उसका एक पर्पस बताना होगा। तुम किसी के घर जाते हो तो वो तुम्हें ये नहीं कहता कि क्या करने आए हो, एक हर एक चीज़ का पर्पस है ना। अगर मैं किसी को आज अभी फ़ोन कर लूँ, चाहे घर में अपने पापा को ही फ़ोन कर लूँ, तो पापा भी पूछेंगे क्या काम है। तो वही चीज़ है ना, हमें काम पूछना है कि क्या काम है। तो यानी कि काम का मतलब एक तरीके से तुम्हारा पर्पस क्या है, मोड क्या है, जिसको हम फाइल के अंदर बोल देते हैं। तो हमें फाइल को जब भी ओपन करना है ना, तो उस फाइल को किस वजह से हम ओपन करना चाहते हैं, वो वजह हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो वो वजह ही यहाँ पर क्या होती है? मोड होती है। ठीक है, अब फाइल है, फाइल को हम पाइथन के अंदर ओपन कर रहे हैं, तो हमें पाइथन की ही भाषा में उसको बताना होगा कि पर्पस आर है तो मतलब मैं रीड करना चाहता हूँ, डब्ल्यू है तो मतलब मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ, ए है तो मतलब मैं कुछ अपेंड करना चाहता हूँ, एक्स है तो मतलब मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, तो तीनों में अंतर क्या है बताते हैं। अब ध्यान से सुनना है अपनी चीज़ों को। चीज़ें कहती हैं कि आपने आर मोड में फ़ाइल को ओपन किया, हमने कहा बहुत ही बढ़िया। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे ना, तो आपका जो पर्पज़ होगा वो क्या होगा कि आप रीड करना चाहते हैं डेटा अपनी फ़ाइल के अंदर से। तो जब आप अपनी फ़ाइल में से डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो आपकी फ़ाइल का जो पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा? शुरू में होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं किसी फ़ाइल को ओपन करूँगी तो मैं उसकी शुरू से ही तो उसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी ना। तो फाइल का पॉइंटर कहाँ होना चाहिए? स्टार्टिंग में। तो जब बात आती है कि अगर मान लीजिए आपने ओपन जब आप फाइल कर रहे हो, तो उसमें आपने एक ऐसी फाइल का नाम दे दिया जो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक एरर आएगी, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो ये आपको एरर दे देगा अगर इसके साथ आपने बदमाशी की तो। अब आती है कि फाइल के अंदर हमें डेटा को रीड ही तो नहीं करना है हमेशा, हमें कभी कभी डेटा को राइट भी है जो करना है। तो कहता है कि जब आप डेटा को राइट करना चाहते हैं तो आप राइट मोड में ओपन करो, यानी कि सीधा सा है डब्ल्यू। ठीक है, अब ये भी बात कहता है कि अच्छा राइट करना है तो आप ए मोड में भी ओपन कर लो, राइट करना है तो आप एक्स मोड में भी ओपन कर लो। अब तीनों मोड में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपने अपनी फाइल का मोड डब्ल्यू किया, तो उसमें जो पहले से लिखा हुआ डेटा होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह पर नया डेटा जो अब आप लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो मतलब ओवरराइट समझो आप इसका मतलब? जी हाँ बिल्कुल। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा है वो आपका ओवरराइट हो जाएगा नए वाले डेटा के साथ में। तो अगर आपकी फाइल पहले से मौजूद नहीं हुई तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नई फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा? 0, यानी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका डेटा पुराना है जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा। अच्छा, अब बात आती है ए मोड की। ए मोड के अंदर क्या चीज़ है कि आपने पहले से कुछ डेटा लिखा है, अब आपको उसके अंदर अपना कुछ नया डेटा है जो ऐड करना है। आपने बड़ी मेहनत से कुछ डेटा लिखा, अब आप उसके अंदर ही अपने नए डेटा को अपेंड करना चाहते हो। तो अब आप एक्स मोड में के अंदर अपनी फाइल को ओपन नहीं करोगे, क्योंकि वो पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर, जैसे कि तुम्हारी मैम ने आज तुम्हें एक लेटर लिखा है जो आधा लिखा है, अगले दिन तुम्हारी मैम शुरू से नहीं कराएंगे, अगले दिन वहीं से कराएंगे जहाँ से छोड़ा है ना। तो हम उस वक्त ए मोड में अपनी फाइल का पॉइंटर लिखेंगे, मतलब ओपन करेंगे। अब बात आती है कि जब आपकी फाइल के पॉइंटर जब आप अपनी फाइल को ए मोड में ओपन करते हो तो फाइल के पॉइंटर की पोजीशन एंड में होगी। और अब अगर आप पूछोगे कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, देखो दोनों में अंतर हो गया कि इसमें डेटा ओवरराइट होगा, इसमें आपका डेटा अपेंड होगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा डिलीट नहीं होगा इसके अंदर, बट इसमें हो जाएगा। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये भी नई फाइल क्रिएट कर देगा और ये भी नई फाइल क्रिएट कर देगा। और इसी से ये अंतर इसके साथ में आता है कि एक्स मोड जमाई बिल्कुल डब्ल्यू मोड की तरह है।
इसमें भी आपकी जो फाइल है वो क्या करेगा, पुराना जो डेटा होगा, देखो इसमें क्या होता है एक्स मोड के अंदर, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो मतलब एक्स मोड के लिए आपकी फाइल जब भी आप ओपन करोगे ना, जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करोगे तो वो एक बिल्कुल जमा नई फाइल है जो होनी चाहिए। तो मतलब आपकी अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई तो आपको एरर दे देगा, तो इसके लिए आप हमेशा नई फाइल में काम करोगे। तो जब नई फाइल है तो फाइल का पॉइंटर भी स्टार्टिंग में है और डेटा तो पुराना, बात ही नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि जब आपको एक नई फाइल में डेटा को राइट कराना है, हमेशा 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 जब भी आप प्रोग्राम रन करो, तो हम इसी का यूज़ कर रहे होते हैं एक्स मोड का। ठीक है, डब्ल्यू मोड में क्या होगा कि आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा और पुराना डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा। ए मोड में अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी नई फाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन यदि आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है और उसमें पुराना डेटा है तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके आगे ही आपका नया डेटा अपेंड हो जाएगा। और इसलिए फाइल पॉइंटर जब भी आप ए मोड में फाइल को ओपन करते हो तो वो लास्ट में होता है। अब बात आती है आर प्लस की, डब्ल्यू प्लस की और ए प्लस की। अब इसमें क्या होता है कि आपका डेटा रीड और राइट हो जाता है, आपका डेटा राइट और रीड हो जाता है, आपका डेटा अपेंड और रीड हो जाता है। ठीक है मैम, तीनों में अंतर बताना। देखो अब ये चीज़ें ना, पहले तो अगर आपको कहूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको आज ही मतलब पता चला इन तीनों चारों के बारे में, तो मैं कहूँगी कि इसको खाली सुनो। लेकिन अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर चुके हो कि आपको पता है इनके बारे में, तो यस आप इनको प्रैक्टिकली ज़रूर करना, मैं बताती हूँ। देखिए आर प्लस मोड कहता है कि आर प्लस मोड के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आपने अपनी फाइल को ओपन किया तो आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, स्टार्टिंग में होगा, 0 पर। ठीक है, आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा, कुछ डेटा में होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप उसको रीड करना है, रीड कर लो। सीक से आप आगे पीछे जो भी फाइल पॉइंटर को करके आगे आप राइट करा सकते हो। बट अगर इसमें ऑलरेडी मौजूद डेटा के अंदर आप अगर करोगे तो वो डेटा आपका ओवरराइट होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा कोमल और मैंने इस फाइल को, मतलब फाइल में कोमल लिखा है, आर प्लस में ओपन कर लिया, तो फाइल पॉइंटर यहीं पर है। और अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगी ना, अब ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। तो मतलब मैं अब नया डेट लिखना चाहती हूँ लवजीत, तो ये के को करके एल कर देगा, फिर ओ को करके ओ, फिर वी को करके वी, इसको जो भी है, फिर ई LOVEJS, इस तरीके से आपका डेटा है ना जो ओवरराइट होता जाएगा एक के बाद एक। अब डब्ल्यू प्लस की बात करते हो तो इसमें आपका डेटा, पूरी फाइल खाली होगी, इसलिए तो इसको राइट और रीड बोला जाता है, क्योंकि सारी फाइल ही खाली है। तो रीड क्या करोगे, पहले राइट करना होगा फिर ही तो रीड कर पाओगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू प्लस। ए प्लस में क्या होगा, फाइल पॉइंटर लास्ट में होगा, तो आप इसमें रीड भी कर सकते हो और राइट तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर हो गया। अब जब भी आपकी फाइल में आर आगे आगे लिखा हो तो दैट मीन्स कि आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में है और आप रीडिंग पर्पस के लिए कर रहे हो। प्लस लिखा होगा तो कहने का मतलब इतना होगा कि आप उसमें राइटिंग भी है जो कर रहे हो। बी लगा है तो इट मीन्स कि हम बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू की बात हो रही है तो आपको पता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता डेटा ओवरराइट हो जाएगा और हमारी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में होगा, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। ए मोड की भी बात आपको कहानी पता चल चुकी है, बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। अब ये डायग्राम्स आए, इसको आप देख लेना कि जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपको बताना होगा रीड है या राइट है, या रीड राइट दोनों है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इस फ्लो डायग्राम के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से बताई है। तो चलिए अब करते हैं कहानी और किस्सा शुरू। तो फाइल को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि आपके पास में 2 मेथड है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी, ओहो ये बार बार पता नहीं क्या हो जाता है, अब ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, एक सेकेंड को, मेरे से शायद ना की दूसरी प्रेस हो जाती होगी। अब मैं क्या करती हूँ, आपको एक ही झटके में ना ये ओपन करना सारी चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यू ओपन कर रही हूँ और मैंने क्या किया, फाइल एंड इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर अपनी उस फाइल का पाथ दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, कहाँ गया, ये था ना POP, है ना। तो अब देखो मेरे पास में ना 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो क्या है कि मैं क्या करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ और इसका जो पाथ है उसको कॉपी करती हूँ। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, जब आप राइट क्लिक करोगे तो कॉपी एज ए पाथ कर लेना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आपने किया। अब आप जब इसको ओपन करोगे तो आप इसके अंदर उस पूरी की पूरी फाइल का आपने पाथ दे दिया। अब ऐसी चीज़ है कि आपको एस्केप सीक्वेंसेस पता है ना क्या होते हैं। तो देखिए यदि मैं जहाँ पर प्रिंट और मैंने लिखा पूनम लवजीत, ठीक है,
ऐसा लिखा। तो अगर मैं यहाँ पर देखो /n करती हूँ तो अब पूनम के बाद लवजीत है जो प्रिंट होगा नई लाइन में। तो दिस इज यू नो कि हमारे एस्केप सीक्वेंसेस का क्या काम होता है। वैसे /t है तो 4 स्पेस के बाद में चीज़ें आएंगी। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे जो कंपाइलर को इस बात की कन्फ्यूज़न ना हो जाए तो उसके लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं। या तो आप इनको यहाँ // कर दो, अदरवाइज इतने झंझट करने की बजाय आप इसके आगे r लगा दो। अब ये आपकी पूरी फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट मोड इसका R मोड होता है, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि मेरी फाइल का जो मोड है वो R है। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ और प्रिंट करके मैंने कहा फाइल डॉट रीड। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ रीड। कोई बात नहीं, पहले इस चीज़ को समझो। अब मेरे पास में 2 तरीके हैं। ये मैंने क्या दे दिया, इसका एक पूरा जो है एब्सोल्यूट पाथ दे दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, सेव उसी फोल्डर में कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा MyPy। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करके देखती हूँ तो ये मेरा डेटा, यहाँ पर कुछ भी डेटा LA लाइव आ गया डिस्प्ले होकर के। तो मेरे पास में ये है कि मैंने इसका पूरा रिलेटिव पाथ है, सॉरी एब्सोल्यूट पाथ है जो यहाँ पर दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि देखो दोनों मेरी एक ही सेम ही फोल्डर में है, तो उस वक्त मुझे ना पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको हटाऊंगी, ठीक है, और खाली सिर्फ अपनी फाइल का नाम लिखूंगी। तो ये भी मेरा किस्सा और मेरी कहानी यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा, ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले भी है जो कर चुके हैं। तो अभी आपको ये चीज़ मतलब पता चलती है कि भाई हमने अपनी फाइल को ओपन किया ओपन फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर आपको फाइल का पाथ या उसका नाम देना है। पाथ तब देने की ज़रूरत होती है जब आपकी पाइथन की फाइल और वो फाइल जिसको आप अपने प्रोग्राम में अटैच करना चाहते हो दोनों अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तब आपने इसमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ है जो लिखा कि सी ड्राइव से लेकर के कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर आपकी पाइथन की फाइल और आपकी जो जिस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो सेम फोल्डर में है तो आपको खाली नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम सेम घर में अगर 2 जने रहते हैं तो हम नाम से बुलाएंगे, लेकिन अगर मुझे मान लो कोई जो है चंडीगढ़ रहता है, मैं दिल्ली में हूँ, मान लो कोई चंडीगढ़ है, तो मुझे उसको अगर कोई चिट्ठी भेजनी है तो मैं उसका पूरा पाथ उस लेटर पर लिख करके फिर है जो उसको चिट्ठी भेजूंगी, है ना। तो वही चीज़ हो गई। तो अब ये पूरा का पूरा पाथ हो गया कि आपकी फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उसका मोड और फाइल का नाम, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। R मोड इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट मोड। तो अगर / आपको पता चला, ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस के लिए, अदरवाइज आप R भी है जो लिख सकते हो। एब्सोल्यूट पाथ कुछ भी नहीं है, वो जो पूरा सा बड़ा सा पाथ दिया था ना, तो मतलब कहने का मतलब कंप्लीट लोकेशन ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। तो कंप्लीट लोकेशन हो गई कि आप कहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है। रिलेटिव मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे या उस फाइल के उस पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर उस फाइल का नाम। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव पाथ हो गया। तो अगर रिलेटिव पाथ को एक आधे और एग्जांपल से अगर हम देखना चाहें कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुश नाम से एक फोल्डर बनाया। तो उस फोल्डर में मैंने एक फाइल ली, इसको Ctrl+X किया और इसको Ctrl+V करके इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करती हूँ, देखो ऑब्वियसली है कि जब मैं इसको रन करूँगी और ये मुझे कहेगा फाइल नॉट फाउंड एरर। क्यों? क्योंकि देखो बात को ध्यान से सुनो कि माई फाइल इस फोल्डर में कहाँ है। अब इसके आगे भी वो पुश नाम के फोल्डर में है। किस में? वो पुश नाम के फोल्डर में है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका एक पाथ लेती हूँ, ठीक है, कॉपी किया, इसका मैंने पाथ लिया और मैंने क्या किया, कहाँ गया, ये रहा, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो अब मेरे को ना पूरा एब्सोल्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इतना सा लिखूंगी कि वो पुश फोल्डर के अंदर जा करके है। तो इसको मैंने सेव किया सबसे पहले तो, और फिर मैं इसको रन करूँगी। तो अब देखो एक सेकेंड रुको, अभी भी मेरे पास में एरर आ गई है। लेट मी चेक वंस कि क्या एरर हो सकती है। R दे तो दिया, Ctrl+S, और अब मैं क्या करूँगी, रन। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये चीज़ है जो प्रिंट होकर के आ गई। तो कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर इतना सा कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, पॉप फोल्डर, उससे आगे तो दैट इज़ आपका रिलेटिव हो गया कि जहाँ से आप आगे चलते हो। ठीक है, राइट, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए जो मैंने आपको बताए।
और फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो कौन सा होता है, आर। अब चीज़ों को ना अच्छे से सुनिए कि आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ भी है जो यहाँ पर बिल्कुल करते हैं, तो उसके लिए आपको FILE.CLOSE क्लोज़ नामक एक फंक्शन है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करेंगे एंड रन करेंगे तो जब भी मतलब इट इज़ लाइक कि आपने फ्रिज खोली है तो फ्रिज का गेट बंद करना है, कमरे का गेट खोला है तो उसको बंद करना है, कैप का ढक्कन खुला है तो उसको बंद करना है, तो कैप का ढक्कन, पेन का ढक्कन खुला है तो आपको उसको बंद करना है। तो मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें कि आपको फाइल को क्लोज ज़रूर करना है, ठीक है। हाँ, मैं भी आप जब भी आप मेरा कोई लेक्चर देखेंगे तो मैं कभी नहीं करती हूँ, वो इसलिए कि मैं भूल जाती हूँ, बट आपको करना क्योंकि आपको पेपर में नंबर लेने हैं। ओके, खैर वो तो एक मजाक की बात रही, बट येस हमारे पास में हम अपनी फाइल को क्लोज करेंगे CLOSE फंक्शन के थ्रू। ओके, अब देखिए बात आती है कि आप कहोगे कि हमारी मैम ने या हमने बुक में या फिर आप ही ने बहुत सारे पीछे लेक्चर्स में विद से भी बताया है फाइल को ओपन करना, दोनों में क्या अंतर है। बात को ध्यान से नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं पाइचार्म पर, ठीक है, क्योंकि उसमें आइडियली पर पाथ वाथ बताना थोड़ा इजी रहता है। एंड यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, ओपन विद से फाइल को ओपन करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जब आप विद से करते हो ना तो आपकी फाइल को क्लोज करने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं दो चीज़ें लिखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल है जो ले ली, कोई भी से हम ऊपर ले लेते हैं, लोअर नाम से, है ना। इसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, आर है। ओके, सो अगर मैं पूछती हूँ फाइल .CLOSED क्लोज्ड, ये एक हमारा एट्रीब्यूट है जो कि ट्रू फॉल्स में आंसर करेगा। ये बताएगा कि आपकी फाइल बंद है तो ट्रू, अगर बंद नहीं है तो फॉल्स। तो जैसे कि बंद नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर किस्सा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, जस्ट इसके आगे विद लगाती हूँ और इसको एक नाम दे देती हूँ एज फाइल, ठीक है। अब मैं यही जो है चीज़ इसके अंदर जो भी ऑपरेशन करना है करके और मैं फिर देखती हूँ और अब ये मेरे को ट्रू बताएगा। तो कहने का तात्पर्य मतलब इतना सा यहाँ पर कि आपकी फाइल बंद हो चुकी है, ठीक है। यस, तो क्लोज्ड से आपको पता चल गया क्लोज हो गए। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इफ़ यू आर यूजिंग हेयर नेम तो आपको आपकी फ़ाइल का नेम बता देगा। अगर आप यहाँ पर मोड कर रहे हो तो वो फाइल का मोड बता देगा कि आर मोड है ना। तो ये आपके खैर एट्रीब्यूट्स होंगे। तो भी आपको मतलब पता चला कि क्या हुआ, विद से आपकी फ़ाइल को मैनुअली आपको जा कर के बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑफ कोर्स हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है जब हम खाली सिर्फ ओपन से कर रहे होते हैं। एक समरी बॉक्स बना लें, तो ये समरी है, आप इसको जो है पढ़ लेना कि भाई जो है फाइल नेम जो लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जहाँ पर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो सारी की सारी थ्योरी के रूप में लिखी हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। और चलिए अब हम फाइल के अंदर के असली किस्सों की बात करते हैं जहाँ से हमारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें छोटे छोटे रूप में ठीक थी, लेकिन अब हम प्रोग्रामिंग के किस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग का किस्सा कहता है यहाँ पर कि हम अपनी फाइल को जब ओपन करेंगे एक पर्पस दे करके, यानी कि फाइल रीड हो सकती है, राइट हो सकती है। अब हम यहाँ पर रीड की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं रीड के 3 फंक्शंस यहाँ पर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपको पेपर में अगर कोई प्रोग्राम आएगा तो इन्हीं से आएगा। आपको पहचानना है कि आपको कब रीड लाइन और कब रीड लाइन्स का यूज़ है जो करना है। यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास के बाद में, इस क्लास को अच्छे से सुनते हैं, इस क्लास के बाद में आप प्रोग्राम्स को ट्राई करते हैं, तो आप कभी भी इस टेक्स्ट फाइल के अंदर एक भी नंबर कट जाए तो कहना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि इसके प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। ओके, और इंटरेस्टिंग होते हैं तो जो जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और पेपर में जब आएंगे तो अवश्य ही कर लेंगे चीज़ें। अब रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक है, तो डेटा को रीड करते हैं फाइल के अंदर से। तो बातें यहाँ पर पता है क्या कहती है, बातें कहती हैं कि आप रीड करिए, रीड लाइन फंक्शन यूज़ करिए, रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करिए। चलिए, सबसे पहले ना जो गर्दन पकड़ते हैं वो किसकी पकड़ते हैं, रीड की पकड़ते हैं। रीड कहता है यहाँ पर, अच्छा हाँ, जो बच्चे अभी तक बैठे हैं इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अरे भाई कभी खुद के कहने से भी लाइक कर दिया करो लेक्चर को, खुद से भी कर दिया करो ना, हमारे ही कहने से लाइक करते हो क्या?
देखो मैं भूल भी गई मुझे क्या कहना था। खैर आप मत भूलिए, लाइक वाले बटन पर क्लिक करिए। ओके, ज़्यादा अच्छा लगे तो 2-4 लोगों को शेयर कर दो, है ना। और चैनल तो खैर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ओके, तो देखिए अब देखो बात आती है रीड के बारे में। रीड कहता है रीड एट मोस्ट एंड बाइट्स। देखिए अब ना पहली चीज़ है, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। तो ये क्या करता है, करैक्टर बाय करैक्टर आपका जो डेटा है ना वो रीड करता जाता है। अब बातें यहाँ पर ऐसे आती हैं, बातें कैसे आती हैं कि हम अपनी फ़ाइल को पहले देखते हैं कि हमारी फ़ाइल के अंदर कंट्रोल Z करते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है कि मैंने यहाँ पर ना रीड का यूज़ किया। किससे का यूज़ किया, रीड का। तो देखिए आपकी फ़ाइल में जो भी डेटा होगा वो देखिए एक एक करके उसका करैक्टर बाय करैक्टर आपको डिस्प्ले हो गया। मेरे को नहीं लगता मैंने आपको कोई ऐसी अद्भुत दुनिया की कोई ऐसी चीज़ बता दी जो चमत्कार लग रही है। चमत्कार नहीं है, प्रोग्रामिंग है। तो रीड फंक्शन क्या रिटर्न टाइप हुआ इसका, स्ट्रिंग हुआ। एज इट इज़ तुम्हारी फाइल आकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। अच्छा अब बच्चा कहता है कि मैं यहाँ पर एक करैक्टर देता हूँ 2, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, ऑफकोर्स शुरू में है। तो शुरू से 2 करैक्टर आपके रीड हो जाएंगे। तो क्या तुम CH सोच रहे थे, जी हाँ बिल्कुल। अब मैंने अगर यहाँ पर लिखा 6, तो ये कह रहा है कि तुम्हारी फाइल के अंदर 6 करैक्टर है ना वो रीड हो जाएंगे। चंदा आ गया, ठीक है। तो चंदा के अंदर 2 2 4 2 6। अब देखो अगर मैंने इसमें 7 दिया तो 7 करैक्टर आ जाएंगे। अब मैंने 7 इसमें दे दिया, आ गया चंदा। अब मैंने अगर इसमें 8 करैक्टर दे दिया तो आपको 8 करैक्टर आ जाएंगे। एक स्पेस भी तो आया ना, वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आपके पास में चंदा ऐसे आया। अब मैं अगर, कहाँ गया मेरा, हाँ, तो अगर मैं इसमें 9 करैक्टर करूँगी तो ये चंदा के बाद में देखिए इस तरीके से आपका एक एक करैक्टर। अच्छा जी, अब बच्चा कहता है कि अपने ऐसा करते हैं, इसको 2 बार रन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं खैर 2 करती हूँ तो क्या चीज़ होती है या आती है या समझ में आती है। देखो पहले आपकी फ़ाइल के 9 करैक्टर रीड होंगे, उसके बाद में आपकी फ़ाइल के पॉइंटर वहाँ जहाँ पर मौजूद है ना वहाँ से आगे 2 करैक्टर रीड हो जाएंगे। तो मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई, जी हाँ बिल्कुल यही चीज़ समझ में आई। अब अगर मैं इसको भी दोबारा करूँगी तो वो उसके आगे के 9 करैक्टर को रीड कर देगा। तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, देखो चीज़ों को समझो, रट्टा नहीं मारो। जितनी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी उतनी ही कहानी अच्छी बनेगी। और यदि तुम्हारी कहानी अच्छी बनती है तो यस, यही आज की क्लास का एक कंक्लूज़न, एक मकसद, एक मतलब है। ओके, तो ये आपकी फ़ाइल के अंदर का कुछ डेटा है, सुपर डुपर कूल। ओके, तो अब, अरे भाई क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं क्या? आपको तो नहीं आ रहे चक्कर? हाँ, अच्छा देखो अब देखो क्या चीज़ है, 9 करैक्टर रीड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चंदा M आ गया। इसका किस्सा, फाइल पॉइंटर कहाँ है, A से शुरू होगा। अब आपने कहा 2 करैक्टर रीड कर लो, तो AA सुपर ड्यूपर कूल। आपने कहा आगे से 9 करैक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहानी आई समझ में। इसमें स्ट्रिंग के तौर पर आपका डेटा रीड हो रहा है और क्या हो रहा है, करेक्टर बाय करेक्टर। बॉस कहानी यहीं शुरू यहीं ख़त्म, सारी चीज़ें यही हो गई। समझ में आई चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे वाले किस्से की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगर आपको पूरी की पूरी फाइल स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए, तो चाहिए में मतलब रीड करना होगा। ये पूरी फाइल में जो भी लिखा है वो सारा का सारा इस डेटा में आएगा। इस डेटा का जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा और आप इसको डिस्प्ले करा देंगे। बातें आपको समझ में आई इसके अंदर की क्या बातें हैं? अच्छा अब देखिए हम आगे चलते हैं और चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है, देखिए अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे चल कर के कहानी याद आती है या समझ में आती है कि आप कर रहे हो रीड 5 करैक्टर। फाइल का पॉइंटर 0 पर है क्योंकि फाइल R मोड में ओपन है। तो आपकी फाइल में जो भी होगा तो उसके शुरू के 5 करैक्टर रीड होकर के मिल जाएंगे। अब अगर आपने जो है 5 के आगे 0 लगा दिया तो भाई ये वो वाली बात हो गई कि अगर आपकी फाइल में 50 करैक्टर हैं और आपने जो है पता नहीं जो है आपने 500 करैक्टर दे दिए, तो भाई वो बात ये होगी कि भाई जितना डेटा है ना उसके अंदर उतना ही आएगा। वो मैगी वाला एग्जाम्पल है ना कि हमारी मम्मी मेहरबान हो गई, कहा कि यार 10 मैगी ले आओ जा करके। दुकान वाले के पास 2 थे, तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं आगे जा रहा हूँ, आप कहोगे जितने हैं उतने ले आओ। वही चीज़ है, अब इतना डेटा है नहीं तो जितना है उतना ही पैच होकर के आएगा।
ठीक है। अब ये कहानी भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप कहते हो 5 तो वो 5 कैरेक्टर रीड करेगा, और इसका मतलब है कि जहाँ पर आपकी फाइल का पॉइंटर मौजूद है ना, ये उसके आगे के 20 कैरेक्टर करेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक है, ओके। अब हम किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रीड के साथ में एक शब्द लगा देते हैं। रीड क्या कर रहा था, एक एक कैरेक्टर को रीड करके दे रहा था, है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड हो रहा था। अब इसके साथ में हमने एक शब्द लगा दिया लाइन। तो क्या चीज समझ में आती है, रीड कर भाई क्या लाइन। तो रीड करेगा किसको, लाइन को, एक ही लाइन को। तो यानी कि इसको कैसे पता चलेगा कि एक लाइन है, अरे भाई जहां न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया इसके लिए वही एक लाइन है, यानी कि वहीं पर आपकी एक लाइन खत्म हो गई, है ना। तो रीड क्या करता है, पहली चीज की एक लाइन रीड करेगा और आपका जो डेटा का रिटर्न होगा ना वो एक स्ट्रिंग होगा, और ये जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर होगा वहां तक का रिकॉर्ड आपको जो है रीड करके दे देगा। तो कहने का तात्पर्य, मतलब, मकसद जो भी आप कह लीजिए वो यही है जो कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, रीड कर रहे थे तो रीड करोगे तो सारे करेक्टर रीड हो जाएंगे। आपने जैसे ही इसमें LINE लाइन लिखा तो वो आपकी फाइल की पहली पहली जो लाइन है ना उसको रीड करके आपको दे रहा है। अच्छा जी मैम, अब अगर मैं इसको 2 बार करूंगी तो क्या होगा, तो ये पहली लाइन रीड करके दूसरी लाइन पर आपका पॉइंटर पहुंच जाएगा, तो ये दूसरी लाइन कर देगा। अगर यहाँ पर आपके पास तीसरी लाइन होती तो वो भी आ जाती, अगर मैं इसके बाद में फिर से इसको यूज़ कर रही हूँ उसके बाद। ठीक है, बट अब मैं अगर इसको कर रही हूँ तो ये मेरे को डिस्प्ले खैर नहीं करेगा, क्योंकि इतनी तो लाइनें ही नहीं है। अगर हम फाइल को देखें lower.txt ये रही है ना। ओके, तो इसमें हम फाइल को ले आते हैं। हाँ, कोई हमारे पास फाइल पड़ी नहीं है, ये वाली है, पोए पकाएं पूर के। तो इसमें हम डेटा ले आते हैं, Ctrl+X, ओके, तो Ctrl+V। ठीक है, तो ये मेरे पास में लाइनें आ गई। अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो ये चारों लाइनें आ जाएंगी। अभी किसी ने ये चीज़ नोटिस की कि हर लाइन के बाद में ये देखो स्पेस आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू राइट देयर एंड। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं वो न्यू लाइन को, ठीक है, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो वो जो स्पेस आ रहा था ना फालतू का, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये कहानी रहती है किसकी, हमारी रीड लाइन की। तो रीड लाइन में क्या हुआ, अब आपने देखो एक एक लाइन ऐसे आपको रीड करनी पड़ रही है, बार बार रीड लाइन लगा करके। अब आप क्या कर लो, आप इससे अच्छा लूप का यूज़ कर लो ना। तो जैसे ही आपने अपनी फाइल को ओपन किया तो ओपन करने के बाद में आप एक वाइल चला रहे हो, ट्रू, मैंने क्या किया, चला लिया। अब मैं क्या करती हूँ, डेटा या कुछ भी जो भी आपका मन करे वेरिएबल डिक्लेयर करने का, तो मैंने डेटा लिया, एक सेकेंड ओके, तो मैंने डेटा लिया। अब इसमें मैं डेटा डालती हूँ और अब मैं चेक करती हूँ कि अगर डेटा, इसका रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग होगा। अगर मान लीजिए वो जो डेटा आपने डाला अगर वो खाली है तो क्या कर दो, ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। ठीक है, ओके। अन्यथा आप प्रिंट कर दो किसको, डेटा को, एक सेकेंड ओके। ठीक है, तो यदि हम इसको चलाते हैं तो आपके पास में देखिए ऐसे आ गया है ना, वो न्यू लाइन कैरेक्टर तो एंड लगा करके रिमूव हो ही जाएगा। तो मतलब आपको अभी लूप लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी, लूप लगाने की सॉरी, आपको रीड लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो वो लूप से चीज़ है जो आपकी हो गई। तो इसका एक मतलब हुआ कि रीड लाइन क्या करेगा, एक एक लाइन की बात करता है। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल लाइन फैच करानी है तब हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, यही कहानी है इसकी। ठीक है, अब हम चीज़ों को और अच्छे से डीप से जानते हैं, एक सेकेंड रुकिए। तो देखो, अगर मैंने रीड लाइन के अंदर यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, उस एक पर्टिकुलर लाइन के 2 कैरेक्टर रीड करके देगा। ठीक है, उस लाइन के 2 कैरेक्टर। अगर मैंने इसके अंदर दे दिया क्या 7, तो वो जो लाइन है तो उसके 7 कैरेक्टर रीड करेगा। लेकिन अगर मैंने 7 कुछ इतना बड़ा लिख दिया तो वो लाइन में जितना डेटा है एक ही लाइन, मतलब आएगी तो आपके पास में एक ही लाइन यहाँ पर। ठीक है, अगली बार करोगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी, तो आएगी एक ही लाइन। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें इसका टाइप भी देखूँ ना, कहने
देखो इसको देखो पहले। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये मेरे को स्ट्रिंग बताएगा। तो एक एक कैरेक्टर की बात हो रही है, एक लाइन की बात हो रही है, उस लाइन के अंदर एक एक कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है, बट लिमिट क्या है, एक ही लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो बातों को और थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। इसमें बची खुची जो भी चीज़ें हैं वो आपको अभी पता चल जाएंगी। अगर हम इस किस्से को आगे लेकर के चलते हैं तो कहता है कि रीड अ लाइन ऑफ इनपुट इफ n इज स्पेसिफाइड रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स। ये एक ही लाइन रीड करेगा, एक लाइन, बस इतनी सी बात। ठीक है, लेकिन जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग की ही फॉर्म में होगा। रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग एंडिंग विद न्यू लाइन कैरेक्टर। जहां पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया इसके लिए वही एक लाइन है। ठीक है, और आपको हमेशा जो आंसर रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रिंग में ही करेगा। ओके, तो यदि आपने यहाँ पर क्या लिखा, रीड लाइन, तो उसने आपकी फाइल की एक लाइन आपको रीड करके दे दी। अगर आपने 2 बार लिखा तो उसने दूसरी लाइन रीड करके दे दी। अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लूप का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई। अब दूसरी लाइन हो गई रीड आपके पास में। ठीक है, विदाउट न्यू लाइन करेक्टर करना चाहते हो तो हमने एंड का यूज़ कर लिया। अगर मैंने 5 किया तो वो उस एक लाइन के 5 कैरेक्टर रीड करके देगा। ठीक है, अगर मैं 500 कर दूं तो उस लाइन में जितने कैरेक्टर हैं वही प्रिंट होंगे। तो कहने का मतलब एक ही लाइन है। ठीक है, तो अगर मैंने इतने कैरेक्टर दे दिए जो उस लाइन में नहीं है तो भी एक ही लाइन आपके पास में आएगी, राइट। ठीक है, अब हम पहले रीड कर रहे थे क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस रीड के साथ में लाइन का यूज कर लिया क्योंकि हमें एक लाइन की आवश्यकता पड़ रही है। अब मुझे एक नहीं, एक से ज्यादा लाइंस की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपने प्लूरल किया ना, सिंगुलर प्लूरल है ना, तो स लगा देते, एस लगा देते, कहने का मतलब है लाइंस। तो सारी लाइंस को एक ही साथ में फैच करने की बात है जो यहाँ पर हो रही है। तो जब एक ही साथ में फैच करेंगे तो ये आपको जो आंसर रिटर्न करेगा वो एक लिस्ट में करेगा। तो बात को समझो, रीड से डेटा स्ट्रिंग में रीड हो रहा है। रीड लाइन के अंदर जो आपका डेटा है वो भी स्ट्रिंग में आ रहा है। रीड लाइंस में जो आपका डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न है जो होगा। तो यदि आप इसमें ऐसा करते हो, कैसा करते हो, आपने कहा रीड लाइंस। ठीक है, ओके। तो अब लाइंस जब आपने कर लिया तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, पहली चीज एक लिस्ट होगा। तो प्रिंट क्या हो रहा होगा, तो आपके पास में एक एक लाइन वो लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन करके आ रही होंगी। तो ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, इस तरीके से। तो यदि आप ऐसा लिखेंगे कैसा कि 0th नंबर, तो वो उस 0th नंबर लोकेशन पर पड़ा हुआ एलिमेंट प्रिंट करा देगा। तो अगर आपने लिखा -1 तो लास्ट वाला कौन सा था, पोए पकाए, है ना, तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया क्योंकि लिस्ट है ना यहाँ पर। तो लिस्ट में लिस्ट का काम हो रहा है। बात को समझो कि लिस्ट कैसे काम है जो करती है। 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई यहाँ पर ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं, है ना। सिंपल एकदम, कोई ऐसी अलग कोई तारामंडल वाली बातें तो कर नहीं रहे हैं जो आपको ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे। नॉर्मल है, ये चीज़ें पता है। अगर आपने बेसिक्स पाइथन 1-2 बार भी पढ़ रखा है तो रीड लाइन्स किया तो आपको लिस्ट के तौर पर आपका आंसर है जो डिस्प्ले हो जाएगा। पूरी फाइल के अंदर की एक एक लाइन आपकी लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन जाएगी। रीड लाइंस डेटा टाइप इज लिस्ट आपके पास में। आप यहाँ पर लूप का यूज करके भी किस तरीके से फैच करवा रहे हो, है ना। तो यस, अगर आपके पास में ये एक लिस्ट है तो लिस्ट में से डेटा आपको कैसे निकालना है वो आप बखूबी जानते हो, है ना। लिस्ट के ऊपर जितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सारे कर सकते हैं। अब आपके पास में प्रश्न किस तरीके से आते हैं, प्रश्न आता है कि जैसे कि आपको एक फंक्शन लिखना, एक मेथड बनाना है टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो आप रीड करिए लाइंस को टेक्स्ट फाइल के अंदर से और डिस्प्ले करो दोज लाइंस विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट ओ। तो आपको यहाँ लाइंस की जगह पर वर्ड्स भी आ सकता है कि वो वर्ड्स को डिस्प्ले कराओ जो कि ओ से ख़त्म शुरू वटेवर हो रहे हैं। आप काउंट करके बताओ कितने स्पेस हैं, कितने 1 2 3 हैं। ठीक है, तो अब आपने इस अगर प्रोग्राम को करें तो इस प्रोग्राम को एक बार अपने ना इसकी जड़ को समझते हैं, दोबारा चलते हैं इसी के ऊपर। देखो जड़ को समझो। जड़ कहती है कि आपको एक फंक्शन बनाना है, उसमें ये फाइल हो गई, डिस्प्ले दोज लाइंस विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट ओ। तो देखिए लाइंस की बात हो रही है, आपकी फाइल में कुछ लाइन है, कुछ लाइन है, कुछ लाइन है, कुछ लाइन है एंड कुछ लाइन है। वो सारी लाइंस के अंदर आपको ये ढूंढना है कि कौन सी लाइंस हैं जो ओ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो आप कैसे ढूंढोगे, आपके पास में लाइन से रिलेटेड 2 ही फंक्शंस हैं, एक तो रीड लाइन है और दूसरा रीड लाइंस है। दोनों में से किसी भी फंक्शन का यूज है जो आप कर सकते हो।
क्योंकि दोनों से ही ईजी है। मैं आपको दोनों में से रीड लाइन्स बता देती हूँ, लाइन आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है। ओके सो आप क्या करते हो, आपके पास में हमें ओ से नहीं, हम यहाँ पी वाली लाइनें कर लेते हैं क्योंकि हमारी फाइल में ओ वाली लाइनें नहीं है, पोए पकाए वाली। तो देखो सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसके अंदर लूप चलाऊंगी। 4i इन रेंज, रेंज भी मेरे ख्याल से हम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइल नहीं सॉरी डेटा। ठीक है, तो आप अपने कहेंगे एफ आई का जो ज़ीरो है, क्या है आई का जो ज़ीरो है, अगर वो क्या है पोए पकाएं, कह दो छोटा पी या बड़ा पी। ठीक है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट करा दो उस लाइन को। ठीक है, ठीक है, तो अपने अगर इसको चलाएंगे तो देखो आपके पास में आ गया ना, सिंपल है ना, इजी है ना। ओके अगर आपके पास में प्रश्न आता कि कौन सी ऐसी है जो कॉमा से ख़त्म हो रहा है, इस एक को भी रिमूव कर देते हैं, कॉमा से ख़त्म होने वाले, तो ख़त्म पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे -1 है ना, और यहाँ पर क्या देंगे कॉमा। तो यदि हमने कॉमा दिया तो आपके पास में देखिए कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसको देख लेते हैं। कुछ नहीं आने के पीछे का कारण यहाँ पर इतना सा, क्योंकि -1 पर न्यू लाइन करेक्टर है, तो हम क्या करेंगे -1 की बजाय -2 दे देते हैं। तो यस आपके पास में हेयर इट्स कमिंग चंदा मामा दूर के, है ना, तो ये कॉमा वाले देखिए। सो अगर आपको लिस्ट के साथ में चीज़ें हैं आती हैं तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। अब आप मेरे को 2 प्रोग्राम बना करके देना, एक तो आप सेम प्रोग्राम को रीड लाइन से करना, और दूसरी करना कि यहाँ लाइन्स नहीं वर्ड्स अगर कोई पूछा जाता ओ से शुरू होने वाला तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग राइट फंक्शंस के बारे में किस्सा कहानी बात है जो करते हैं, राइट लाइंस सॉरी राइट फंक्शंस के बारे में। राइट फंक्शंस के अंदर आपके पास में 2 फंक्शंस आते हैं जब आपको फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है। राइट से कर रहे होंगे या राइट लाइन से कर रहे होंगे, अब दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। ठीक है, आप जो है कब कौन सा करना है यूज़, ये आपको प्रोग्राम देख करके बेसिकली पता चलेगा। तो देखिए अगर बात करेंगे राइटिंग डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, तो कहता है कि इफ़ फाइल डजेंट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट द न्यू फाइल। देखिए पहली चीज़ कि जब भी आप अपनी फाइल में राइट करने के बारे में सोचेंगे ना कुछ भी, तो आपके दिमाग में एक ए मोड आएगा, एक W मोड आएगा। ये मोड आपके दिमाग में तब आएगा जब आपको पुराने डेटा की कोई केयर नहीं है, केयर मतलब ज़रूरत नहीं है कि आपका पुराना डेटा पड़ा है वो डिलीट हो जाए तब। लेकिन जब आपके लिए बहुत ही प्रीशियस हो आपका पुराना डेटा, ओल्ड डेटा, आप नहीं चाहते वो डिलीट हो, बट उसके आगे आपका डेटा नया ऐड ऑन हो जाए, तब हम अपनी फाइल का जो मोड पर्पज़ है वो ए करेंगे। तो ये चीज़ें हमें खुद ही डिसाइड करनी होती है, ये प्रोग्राम देख करके डिसाइड करनी होती है। अब कहता है कि अगर आपकी फाइल इन दोनों मोड में किसी के भी अंदर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो दोनों ही नई फाइल क्रिएट कर देंगे, और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होंगी तो ये उस तरीके से अपने नेचर के साथ प्रोसीड करेंगे, ये सारा डेटा डिलीट कर देगा, ये उस डेटा के आगे ही आपका नया डेटा एड ऑन कर देगा। ठीक है, अब किस्से और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब राइट मोड की जब भी बात होती है ना, तो ये डेटा हर हाल में स्ट्रिंग में ही अपने पैरामीटर में एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे कि अगर हम इसको चलाएं और अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, यहीं से इस कहानी शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, राइट करते हैं जो भी डेटा हमने राइट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी फाइल का जो मोड है ना वो W कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने राइट किया, राइट लाइन नहीं राइट कर लेते हैं, राइट लाइन्स नहीं करते, पहले राइट सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा हे आई एम पाइथन, वाओ, है ना, एक सेकेंड को। ठीक है, ओके सो अब मैं इसको अगर रन करूंगी तो देखिए आपकी लोअर फाइल में ये ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है, अब ये डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह पर हे आई एम पाइथन आ चुका है। तो पुराना डेटा ओवरराइट हो गया ना, हो गया ना, यस हो गया। ओके, तो अब आप इस फाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर Ctrl+C करके Ctrl+V करके दोबारा अगर हम इसको चलाते हैं, खैर हमें ये डेटा इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई हम फंक्शन से कुछ रिटर्न थोड़े ना करा रहे हैं। तो यदि हमने इसको दोबारा चलाया तो आप ये चीज़ पाओगे कि इसमें देखो पाइथन और ये साथ में ही लग गए। तो आप क्या कर सकते हो, इससे बचने के लिए आप यहाँ पर न्यू लाइन जनरेट करा सकते हो, मतलब न्यू लाइन लगा सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका न्यू लाइन में डेटा है जो आ जाएगा।
ठीक है, तो आप ये चीज़ एक ही लाइन में भी, मतलब यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, बजाय कि दो दो आपको हे आई एम पाइथन लिखने की बजाय। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, खैर तो उससे भी सेम ही आउटपुट आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद समझ आती है। अब देखिए, इसका अगर मोड मैं ए कर देती हूँ तो ए मोड से क्या होगा, वो पुराने वाला डेटा डिलीट नहीं होगा, उसी के आगे नया डेटा एड ऑन हो जाएगा। तो देखो, उसी के आगे आपका डेटा एड ऑन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मोड, ए मोड, राइट। तो ये राइट की कहानी। तो राइट में क्या होता है कि हम अपने स्ट्रिंग में डेटा को ऐड कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, सुपर डुपर कूल मैम। ओके, देखिए क्या होगा, आपने एक फंक्शन बनाया, आप ऊपर गए, आपने राइट किया, फाइल को क्लोज किया। ओके, अब आपने क्या किया, फाइल को ओपन किया डब्ल्यू मोड में, राइट किया, जो भी चीज़ होनी थी हो गई, सुपर डुपर कूल। मेरे को नहीं लगता हम कोई बड़ी तोप मारे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 12वीं क्लास का कंप्यूटर का छोटू सा पेपर ही तो है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम यूपीएससी में बैठने जा रहे हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या कहता है कि यस, अगर हम डब्ल्यू मोड में करते तो वो प्रीवियस डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन यदि आपका मोड यहाँ पर ए होगा तो जो भी आप डेटा डालोगे वो पीछे वाला डिलीट नहीं होगा। अब इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर है जो आप कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। पहले इस लेक्चर को जो है पॉज करना है, उसके बाद में आप इसको चलाओगे। आई होप आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा पॉज करने के बाद में। अब ये कहता है कि इफ़ द फाइल xyz.txt कंटेन बाय, एग्जीक्यूट करने से पहले व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड। आपकी फाइल का मोड क्या है, डब्ल्यू है, ऑलरेडी उसमें बाय पड़ा था, तो जब आपने उसमें डेटा नया डाला तो पुराने वाला ओवरराइट नहीं हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, कहता है कि अगर आपकी फाइल के अंदर बाय आई एम गोइंग लिखा है तो आपके पास में यहाँ क्या प्रिंट होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, अगर हमने फाइल के अंदर से रीड चलाया तो मतलब हमारी सारा फाइल का डेटा रीड होकर के इस एस में चला जाएगा। तो फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, एंड में। तो फिर जब आप इसमें रीड चेक करोगे तो फिर आपके पास में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि सारा डेटा तो तुम यहीं पर रीड कर चुके हो ना। बाद में के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, नो आउटपुट। अब आप ये जो प्रोग्राम है इसको आप ट्राई कर रहे होंगे अपने घर पर, राइट कि आपको क्या करना है, एक फाइल है जो बनानी है, टू कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम वन फाइल और उसको दूसरी फाइल में डालना है। ठीक है, एक फाइल का डेटा कॉपी करके दूसरी में डालना है। जी हाँ, ये आंसर है। ठीक है, दो मैंने आंसर यहाँ पर आपको बताए हैं, तो पहले आप बनाएंगे, उसके बाद में आप रीचेक कर लेंगे। अब ये दुनिया की आखिरी दो प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, मतलब दुनिया की आखिरी दो प्रोग्राम नहीं है इस एक चीज़ को करने के लिए। तो मैंने जो सॉल्यूशन बताया, हो सकता है आपका मेरे सॉल्यूशन से एक बेटर सॉल्यूशन हो। ठीक है, ओके। अब बातें करते हैं राइट लाइंस के अंदर। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जब राइट के थ्रू ही डेटा तो राइट हो रहा है। जब आपको मल्टीपल लाइंस करनी है ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि डेटा जाएगा तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही हमारी फाइल में, लेकिन हम उसको जो है लिस्ट के अंदर, मतलब उन स्ट्रिंग्स को हम लिस्ट में लपेट करके, ट्यूपल में लपेट करके, डिक्शनरी में लपेट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें राइट लाइंस की, तो इसके अंदर इसके पैरामीटर स्ट्रिंग के अलावा लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी हो सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य मतलब सिर्फ इतना सा कि मैंने क्या किया, राइट लाइंस का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर अगर मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, देखो अगर मैं इसमें ऐसे करती हूँ, बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी डेटा आपका ऐसे नहीं आ सकता, अब जाएगा तो स्ट्रिंग में ही डेटा। ठीक है, अब इनको आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। देखो तो अब हमारा डेटा जाकर के उस फाइल के अंदर जो भी है रन हुआ ना। एक सेकेंड रुको, कौन सी फाइल थी, हाँ lower.txt। हाँ, तो देखो इसमें डेटा आपका ये अपेंड होते जा रहा है क्योंकि ए मोड है ना, 1 2 3 4। दोबारा रन करोगे तो देखो 1 2 3 4 है ना। तो अब ये बात आती है कि आपने लिस्ट में लपेट दिया। अच्छा, अगर यही डेटा मैं ट्यूपल के अंदर लपेट करके देती तो भाई साहब ट्यूपल आ रहा होता, है ना। तो देखो कहाँ गया लोअर वाला, ये देखिए। अब मैं दोबारा रन करती हूँ तो देखिए दोबारा, है ना। ठीक है, हाँ। अब अगर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग की बात करनी है, तो स्ट्रिंग तो खैर आपको पता ही है, इसमें स्ट्रिंग भी है जो दे सकते हैं। तो अगर मैंने POP लिखा तो आप पाओगे कि हमारी lower.txt में POP आ गया। न्यू लाइन कैरेक्टर तो खैर आपको लगाना ही पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें डिक्शनरी देती हूँ, तो जैसे मैंने डिक्शनरी दिया A,
ठीक है 90, फिर मैंने दिया B, फिर मैंने दिया 100। तो देखिए आपके पास में आपका डेटा कुछ इस प्रकार इस कदर से देखिए। अब ये कीज नहीं आ गई यहाँ पर A और B, बट जब ही मुझको यहाँ पर वैल्यू से काम हुआ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डॉट वैल्यूज फंक्शन लगा दूंगी। तो अब अगर आप इसको रन करोगे, ओहो, तो आपके पास में देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है 90 और 100। इस बार आपकी नहीं आ रही है वो क्या, एक सेकेंड W मोड करते हैं इसका। तो देखिए अब आपके पास में देखिए कीज वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, जी हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम अपना एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि आइटम्स फंक्शन है। तो उसके लिए फिर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम अपना लूप चला लेते हैं। लूप अगर हम लूप चलाएंगे तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हम अपना लूप कहाँ तक चलाएं। चलो ठीक है, 4in एक डिक्शनरी ले लेते हैं यहीं पर, है ना। तो डॉट आइटम्स फंक्शन याद है ना आपको, आइटम्स फंक्शन क्या करता है ना, I, J। तो ये आ गया आपके पास में। हाँ, अरे भाई साहब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, डेटा इज इक्वल्स टू, ओके। तो अब आप क्या करोगे, I, J, है ना। हाँ, इसको ट्यूपल में लपेट करके भेज दो। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगी तो ये देखिए कीज़ और वैल्यूज़ दोनों आ गई। तो मतलब हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। आपने कुछ नहीं किया, आपको याद आता है कि यार एक आइटम्स फंक्शन है जिसमें लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर वो क्या करता है, सारी आइटम्स और मतलब सारी कीज़ और वैल्यूज़ को ले लेता है। तो वही हमने फंडा किया, ठीक है, और I और J को भेज दिया। तो दैट्स इट, हमारी ये सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब अगर रिलैक्स होकर के आराम से सोचोगे तो सारी चीज़ें हैं जो होती जाएंगी। तो आपने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, W मोड के अंदर राइट किया आपने, बिल्कुल यहाँ पर आपने जो है राइट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ यहाँ पर थे। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी करना चाहते हैं, मतलब राइट लाइन से क्या हो जाएगा, ना केवल स्ट्रिंग, ट्यूपल, डिक्शनरी, सारी फॉर्म के अंदर आप मतलब पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग है, लिस्ट विस्ट नहीं हम दे सकते, और इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग को लिस्ट में, ट्यूपल में, डिक्शनरी में लपेट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी, ये किस्सा इसके साथ में हुआ यहाँ पर, राइट। फिर एक लास्ट में आपके पास में एक फंक्शन बचता है फ्लश। इस फंक्शन का कोई ऐसा खासा यूज़ नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है कि बफर क्लीन करने के लिए यूज़ में आता है। इंटरनल बफर को क्या करेगा, क्लीन कर देगा, ठीक है। और इसका कोई आउटपुट है पर है जो असर नहीं होता है। जस्ट आप जब अपनी फाइल को क्लोज करते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे पहले जो है इस फ्लश फंक्शन को चला देते हैं। तो इससे क्या है, इंटरनल बफर है जो फाइल के अंदर, वो जो है आपका क्लीन हो जाएगा एक तरीके से। तो बस ये इसकी कहानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज की इस कक्षा क्लास के अंदर जो किस्सा, जो कहानी, जो मुद्दा हमने उठाया, वो उठाया टेक्स्ट फाइल के अंदर का। आई होप मैंने आपको ज़ीरो से लेकर के हीरो तक की सारी चीज़ें हैं जो समझा दी होंगी। अब इस टेक्स्ट फाइल में कुछ नहीं बचा है, अब बचा है तो इसके सवाल बचे हैं। अब सवाल कहाँ और कब हो सकते हैं, तो आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर जो कि 6 बजे होने वाली है, और जिसमें मैं आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर की ही चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आपने जी आना है उस क्लास के अंदर, और आज की क्लास में जो सीखा है वो आपने वहाँ पर करना है। क्लास 12 और क्लास 11 का जो प्लस का बैचेस है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, या चल रहे हैं आप कह सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर MCQs के अंदर लपेटते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने चीज़ें की हैं वो हमारी बिल्कुल कहाँ से है जी, हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर से, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली बता दी, राइट। तो टेक्स्ट फाइल हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो यस, अब आप क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ में, ठीक है, एंड लाइक भी करेंगे, और बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।